हमने एक पॉइंट के ऊपर निकाला था जो कि पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज था, सोर्स चार्ज था, उससे आर डिस्टेंस के ऊपर था। तो उसमें हमें निकालने के लिए हमने क्या किया था, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट आर के ऊपर लाए और हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, वो एक्सप्रेशन था V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ओके, और मैंने साथ में आपको लास्ट में एक कंपैरिजन बताया था कि आप कैसे, आपको तीनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं कूलम्स लॉ का, जिसमें आप फोर्स कैलकुलेट करते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करते हो। दो चार्जेस Q1 Q2 हैं जिनके बीच का डिस्टेंस R है, तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगी और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या था कि हमारे पास कोई चार्ज है Q है और उसकी एक फील्ड होगी, जिस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। उस फील्ड के अंदर कोई पॉइंट जो कि R डिस्टेंस के ऊपर है, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आई थी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R²। तीसरा कल हमने यस्टरडे हमने किया था कि हमारे पास कोई चार्ज है और इस पॉइंट के ऊपर जो कि R डिस्टेंस के ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा। साथ में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड किन्हीं दो पॉइंट के बीच में। आज हम करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे किसी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी एक्सियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके लिए पेज नंबर 62 आप चेक करोगे। तो you will find this diagram here. This is electric dipole A, B having charges plus Q at point A minus Q at point B. C is the center of the dipole and 2A is the dipole length and its dipole moment is P vector. हमने कोई भी पॉइंट मान लिया सेंटर ऑफ डाइपोल से R डिस्टेंस के ऊपर है, जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना है, R है। इस पॉइंट के ऊपर हमें इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। ओके, हमने मान लिया कि पॉइंट P जो है वो चार्ज प्लस Q से R1 डिस्टेंस के ऊपर है और पॉइंट P चार्ज माइनस Q से R2 डिस्टेंस के ऊपर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R2 है और दूसरे के लिए क्या है, R1 है। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट A। वो आएगा हमारा VA 1/4πε0 प्लस Q, पॉजिटिव चार्ज के कारण है इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे प्लस Q अपॉन डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में, R1 है तो यहां पे क्या आ गया, R1। इसको इक्वेशन 1 ले लिया मैंने। उसके बाद पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट B, वो आएगा VB दैट इज 1/4πε0। चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस Q अपॉन R2 और ये आ जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब टोटल पोटेंशियल पॉइंट P के ऊपर जो होगा वो इन दोनों पोटेंशियल्स का सम होगा। तो V इज इक्वल टू VA प्लस VB। हम VA की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, VB की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास आएगा ये एक्सप्रेशन। तो यहां से हम Q/4πε0 जो है इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह गया 1/R1 माइनस 1/R2। इसको इक्वेशन 3 ले लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें R1 भी फाइंड आउट करना है, हमें R2 भी फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले हम R2 को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो R2 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक रिलेशन यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आपने +1 में किया है। तो यहां से देखेंगे आप, R2 को फाइंड आउट करना है मुझे, तो हम एक पैरेललोग्राम इसको एक्सटेंड कर लेंगे जिसको मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या है, ये है।
तो डायगोनल क्या होता था, रिजल्टेंट होता था, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस, वहां पे हम करते थे थीटा, यहां पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो इसलिए हम क्या लेंगे यहां पे एंगल 180 माइनस थीटा। तो R2 क्या आ जाएगा हमारे पास, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा। ये आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। तो इस माइनस साइन को मैं यहां ले आया, तो हमारे पास अब इक्वेशन ये आ गई। अब मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन से हमने R स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहां R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो क्या आ गया 1, यहां पे R स्क्वायर नहीं था तो R स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, उसको बाहर ले गए और R स्क्वायर से डिवाइड किया, तो R स्क्वायर हमारे पास नीचे आ गया। यहां भी हमने R से मल्टीप्लाई किया तो R स्क्वायर बन गया जो बाहर आ गया, और एक R से हमने नीचे डिवाइड किया 2AR कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। पर R जो है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द डाइपोल लेंथ। इट मीन्स 2A से बहुत ज्यादा है तो A से भी बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा R इज ग्रेटर देन A। तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर बहुत छोटा है इसलिए हम A स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देंगे, तो R2 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर 1 माइनस 2A अपॉन R कॉस थीटा, क्योंकि हमने ये वाली टर्म A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जब हमने स्क्वायर रूट लिए तो R स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया, R2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया R2, और R स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया R, और ये हमारी जो टर्म थी इसका स्क्वायर रूट हमने ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को यूज करेंगे, तो बाइनोमियल थ्योरम में ये वाली बाइनोमियल 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, दैट इज 1 माइनस एन एक्स, इसको यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे n कितना है 1/2, ओके, और x क्या है हमारे पास 2A अपॉन R इंटू कॉस थीटा। तो 1 माइनस n इंटू एक्स 2A अपॉन R कॉस थीटा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो R2 क्या आ गया इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस A अपॉन R कॉस थीटा। इस R को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम R को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास R2 क्या आ जाएगा, R2 विल बी R माइनस A कॉस थीटा। R2 इज इक्वल टू R माइनस A कॉस थीटा। इसी तरह से आप R1 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट R1 इज इक्वल टू R प्लस A कॉस थीटा। तो हमारा पोटेंशियल जब हम उस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V क्या आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या था हमारा R1 था और माइनस R2 था, तो R1 की जगह मैंने R1 की वैल्यू पुट कर दी और R2 की जगह मैंने R2 की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास पोटेंशियल की इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल का क्या ले लेंगे, जो डिनोमिनेटर है वहां पे हम एलसीएम लेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, R माइनस A कॉस थीटा माइनस R माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, R माइनस A कॉस थीटा, R से R हमारा कट गया, हमारे पास ये आ गया माइनस A कॉस थीटा माइनस A कॉस थीटा माइनस 2A कॉस थीटा आ गया हमारे पास। तो V क्या आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बट 2QA इज P। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P के ऊपर आया, V इज इक्वल टू माइनस P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। बट हमने फिर बात की कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी फार अवे और इट इज ग्रेटर देन द डाइपोल लेंथ, इसलिए R इज ग्रेटर देन A हमने पहले भी यूज किया, तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी निग्लेक्टेड। तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जब हम निग्लेक्ट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा V इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर।
तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो हमारा पॉइंट P जो है वो डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर है, पॉइंट P डाइपोल की ये हमारी एक्सियल लाइन है और पॉइंट P यहां पे था, वो पॉइंट P यहां पे आ गया। अब थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। थीटा क्या हो गया, या तो 0 होगा या थीटा क्या होगा, मतलब अगर यहां पे हमने पॉइंट P लिया था, मैं आपको डायग्राम से ही दिखाता हूं। ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारी एक्सियल लाइन है। अगर पॉइंट P एक्सियल लाइन के इधर आया तो थीटा हो जाएगा 180, और अगर ये पॉइंट हमारा इधर आ गया तो थीटा हो जाएगा 0। तो अगर पॉइंट P, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सियल लाइन के ऊपर होगा तो थीटा या तो 0 होगा या थीटा 180 डिग्री होगा। तो जब थीटा 0 होगा या थीटा 180 डिग्री होगा, हम मान लेते हैं जब थीटा क्या है 0 डिग्री है, तो हम पिछली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 p cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो हमारे पास v आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। जब हमारे पास सिंपल चार्ज होता था तो यहाँ Q आता था, अब हमारे पास डाइपोल है तो यहाँ P की जगह Q की जगह क्या आ रहा है, P आ रहा है, डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तो ये आ गया हमारा P अपॉन R स्क्वायर, और इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। और जब थीटा जो है 180 डिग्री होगा उस केस में v इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर cos 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, तो ये हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, और इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। तो आप ध्यान रखिए पोटेंशियल जो रहता है वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल रहेगा नेगेटिव पोटेंशियल। और करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव पोटेंशियल जिसको हम हाई पोटेंशियल भी बोलते हैं टू द नेगेटिव पोटेंशियल जिसको हम लो पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो ऐसे सरफेसेस, अच्छा एक केस और पेंडिंग बचा है कि जब पॉइंट P जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होगा तो उस केस में हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री का मतलब है cos 90 क्या होगा 0, तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सियल लाइन के ऊपर है तो हमें या तो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा जब थीटा क्या होगा 0 होगा, और नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा जब थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा। पर जब हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कहां पे है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, तो उस केस में क्या होगा, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा और जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी 0 एंड ऑन द एक्सियल लाइन इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है हर जगह। ऐसे सरफेसेस जिनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम होगा उन सरफेसेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर वर्क कैलकुलेट करें, अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी थी तो हमने ये बोला था कि एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है, दूसरे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है, दोनों डिफरेंट हैं, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पा रहे थे। पर अगर दोनों पॉइंट्स के ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, मींस VA जो है वो VB के इक्वल होगा। VA VB के इक्वल होगा। अगर कोई और पॉइंट भी है, C पॉइंट भी है, तो VA VB और VE, मतलब ऑन एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी सेम। तो अगर किसी चार्ज को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो वो कोई भी वर्क नहीं करेगा, कोई भी वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस
जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमने WAB, हमें ये रिजल्ट निकालना है, VB माइनस VA WAB अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E डॉट DL को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सरफेस जो है वो कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए वहां पे हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। B पॉइंट के ऊपर जो होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पॉइंट के ऊपर भी होगा। तो B जब VA के बराबर होगा तो W, ये क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया WAB इज इक्वल टू 0, WAB अपॉन Q इज इक्वल टू 0, और अब Q को इधर ले जाएंगे मल्टी, तो Q इंटू 0 क्या हो गया, 0। तो WAB क्या आ गया, 0, विच इज इक्वल टू E डॉट DL। अब ये E डॉट DL के इक्वल है, तो E डॉट DL जब 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होगा, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच का एंगल। तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो E डॉट DL इज इक्वल टू 0, इट मीन E DL cos थीटा इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, लेंथ एलिमेंट 0 नहीं हो सकता, ये चीज 0 नहीं हो सकती है। तो क्या 0 होगा, cos थीटा 0 होगा। और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमें यही बताना था इस एक्सप्रेशन में कि जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल प्रूव कर दिया 90 डिग्री, और दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इस क्वेश्चन को कई बार इस तरह से पूछा गया है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन निकालिए। और दूसरा तरीके से पूछता, E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR, वेयर DV अपॉन DR इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पे मैंने बताया है कि E डॉट DL लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E डॉट DS होता है, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सरफेस इंटीग्रल भी हम देखेंगे। ये DV अपॉन DR, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, और मैंने इंपॉर्टेंट भी है, E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। तो हमने क्या किया, यहां पे हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, एक सरफेस का नाम A है, दूसरे सरफेस का नाम B है। ओके, हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिए, जिनके एक के ऊपर पोटेंशियल VA है, दूसरे के ऊपर पोटेंशियल VB है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, dV विच इज इक्वल टू VB माइनस VA। dV इज इक्वल टू चाहे VA माइनस, आप ये मानोगे कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है, जो पोटेंशियल ज्यादा होगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को आपने माइनस करना है। अगर ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है तो आपने इसमें से इसको माइनस करना है, अगर ये पोटेंशियल ज्यादा है तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर एक बार ध्यान से देखें कि मेरे पास एक सरफेस है A जिसके ऊपर पोटेंशियल है B, और उस पोटेंशियल को मैंने माना है पॉजिटिव पोटेंशियल। दूसरा सरफेस है B जिसके ऊपर पोटेंशियल है VB, और इस सरफेस को, इस पोटेंशियल को मैंने माना है नेगेटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा DR वेक्टर। तो DR वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हुई, ऊपर से नीचे की तरफ की हुई। और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होता है, तो हायर में से लोअर को माइनस करेंगे तो VA माइनस VB इज इक्वल टू DB। सो अब वर्क करेंगे, अगर हम किसी चार्ज को वहां पे मूव करना है बिटवीन A एंड B,
तो उस केस में क्या आएगा, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, बट एफ क्या होता है, क्यू नॉट ई, तो dw क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ई डॉट डी आर, बट क्यू नॉट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्यू नॉट क्या होगा 1, क्यू नॉट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम क्यू नॉट को क्या लेंगे 1। तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, बट थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की तरफ हो, डायग्राम में देखेंगे, और dr की डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की तरफ, तो E और dr दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, इसलिए dw क्या आएगा, EdR, क्योंकि थीटा क्या हो गया 0 हो गया, और cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो हमारे पास, अच्छा dw हमने प्रूव किया, EdR, और साथ में dw हमने पहले प्रूव किया, dw क्या होता है VB माइनस VA, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू EdR, ठीक है। अगर हम तो यहां पे VB माइनस VA क्या आ गया, माइनस DB, क्योंकि VB जो है वो कम है, लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल है तो कम होगा, तो ये छोटा है, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस DB क्या आ गया, EdR, यहां से माइनस, अब इस dr को इधर ले आएंगे तो माइनस DB अपॉन dr इज इक्वल टू E, विच इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नंबर 4 विच इज गॉस थ्योरम, चैप्टर नंबर 4 गॉस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, एक साइंटिस्ट है गॉस, उनके नाम से इस थ्योरम का नाम पड़ा। इस थ्योरम को भी हम पहले थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद इस थ्योरम की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, +1 में आपने स्केलर्स और वेक्टर्स की बात की थी। स्केलर्स वो क्वांटिटीज रहती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, पर वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एरिया जो होता है हम उसको स्केलर मानते हैं, बट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स वी ट्रीट एरिया एज ए वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर है तो एरिया का मैग्नीट्यूड भी होगा और एरिया की डायरेक्शन भी होगी। तो मेरे पास कोई एरिया है S, जैसे आपकी नोटबुक है, आपकी नोटबुक है, ये है एरिया S, ओके। और अब इस एरिया की मुझे डायरेक्शन बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस नोटबुक के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। अगर डायरेक्शन मुझे ऊपर की तरफ को बतानी है तो ये डायरेक्शन होगी, अगर मुझे डायरेक्शन नीचे की तरफ को बतानी है तो डायरेक्शन ये होगी। इट मींस जो भी हमारा एरिया रहेगा उसकी डायरेक्शन अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, उस एरिया के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और डायरेक्शन ऑफ दैट परपेंडिकुलर विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। तो मैंने इस एरिया S का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जो क्या है ds। ds जो है उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ds की डायरेक्शन को बता रहा है n कैप, ds की डायरेक्शन को बता रहा है n कैप। तो कोई भी हमारा एरिया होगा ds, तो हम एरिया को ट्रीट कर रहे हैं एज वेक्टर, तो ds वेक्टर विल बी ds magnitude and some unit vector, that unit vector is n cap, so n cap will give the direction of this area vector. Similarly for this S vector, complete area S vector will be equal to S का magnitude और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास unit vector n cap। तो S की डायरेक्शन, अब S किसका पार्ट, ds किसका पार्ट है, S का पार्ट है, तो जो डायरेक्शन ds की होगी वही डायरेक्शन S की होगी। तो हम नॉर्मली किसी भी एरिया को ट्रीट करते हैं एज वेक्टर। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में सबसे मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग सम एरिया। मेरे पास कोई ये एरिया है
और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। These three are इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उस एरिया, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया को क्रॉस करती हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से, इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई। फाई नीचे आ गया ई, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग सम एरिया। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन फोर्स के यूनिट, कूलम चार्ज के यूनिट। तो न्यूटन पर कूलम और एरिया के यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं गॉस, GUASS, गॉस नाम, क्योंकि गॉस ने ये रिजल्ट दिया था, इसलिए उनके नाम पे यूनिट्स के नाम भी रख दिए गए। तो यूनिट क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में, जिसके लिए मैंने क्या किया, एक एरिया S ले लिया और मेरे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और एरिया को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में रख दिया। तो ये नंबर ऑफ लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही हैं इस एरिया को। अगर नंबर ऑफ लाइंस किसी एरिया को क्रॉस करती है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनकी डायरेक्शन को R वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर R जो है वो रिप्रेजेंट करता था, और एरिया वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर N। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया के बीच में एंगल हमने ले लिया थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? उसकी डेफिनेशन के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब यहां पे आया है डॉट प्रोडक्ट E डॉट ds, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल बिटवीन एरिया दैट इज थीटा। तो इसलिए हमारे पास यहां पे क्या आ गया? कॉस थीटा। अब टोटल फ्लक्स इस कंप्लीट एरिया के कारण जो आएगा वो आएगा फाई। किसकी इंटीग्रेशन होगी? छोटे से फ्लक्स की। इस इंटीग्रेशन को हम करेंगे तो ये आएगा E ds कॉस थीटा। तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पे मैंने कुछ रिप्रेजेंट किया है कि कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस चार्ज की तरफ को होती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं। ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर भी स्टडी किया था। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। तो इस टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मींस अगर हमारे पास कोई सरफेस है और उस सरफेस के अंदर चार्ज है Q, तो इस सरफेस के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा था फाई, क्या आया था? E डॉट ds पिछले एक्सप्रेशन में। फाई इज इक्वल टू, हमने यही रिजल्ट निकाला था, will be equal to Q upon epsilon naught. This is the statement of the Gauss theorem. हमें ये रिजल्ट जो है यहाँ पे प्रूव करना है। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैंने एक सरफेस लिया, गॉसियन सरफेस, हम इस सरफेस को बोलते हैं गॉसियन। एक सरफेस लिया, इस सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है? Q। मान लिया सरफेस का सेंटर C है और इस सरफेस का स्फेरिकल सरफेस है, तो इस सरफेस का रेडियस क्या है? R है। सरफेस इज लाइक ए फुटबॉल, स्फेरिकल सरफेस। अब इस सरफेस, पूरा सरफेस S है, इसका मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ds। मैंने अभी आपसे कहा कि ds के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर n। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज आउटवर्ड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर R।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर आर, और एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहां पे अब प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम। तो हमें पता है कि पॉइंट P जो है उसके ऊपर, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4πε0 इस चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रही है। और वो पॉइंट कहां पे है, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है, क्योंकि हमने सरफेस के ऊपर लिया और रेडियस कितना है उसका, r है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर r बताएगा। साथ में एरिया वेक्टर है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ds इंटू एन कैप। अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, E और ds दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो पहले इधर हम E की जगह E लिख दिया 1/4πε0 Q/r² r कैप डॉट ये वाला ds इंटू एन कैप। मैंने इसको थोड़ा सा n को अब 2/3 या 3/2 लिखो, जो जैसे मर्जी लिखो, तो एन कैप को मैंने यहां स्टार्टिंग में लिख दिया, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर डॉट दूसरा यूनिट वेक्टर, तो एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे यूनिट का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर आप डायग्राम को देखें तो r की डायरेक्शन भी वही, r कैप की डायरेक्शन भी वही है, n कैप की डायरेक्शन भी सेम है। इट मींस दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया, 0। और यूनिट वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, दूसरा भी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1। तो 1 इंटू कॉस 0, cos 0 भी क्या होता है 1। तो r कैप डॉट n कैप ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो E डॉट ds विल बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे यूनिट का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और साथ में क्या आ गया ds। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और कॉस ऑफ 0 भी क्या होता है 1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तो इसलिए उनके यूनिट वेक्टर भी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², साथ में आ गया ds। अब इसका हमने क्लोज्ड इंटीग्रल ले लिया, दोनों तरफ हमने क्लोज्ड इंटीग्रल ले लिया। तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q/r², चार्ज भी कांस्टेंट है, उनके बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये सारे बाहर आ गए। तो जो इंटीग्रेशन होगी वो किसकी होगी, ds की होगी, और ds की इंटीग्रेशन क्या होती है s। और ये एक स्फेयर है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, अगर ये हमारे पास स्फेयर है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है बेटे, अगर स्फेयर है उसका रेडियस r² है, तो उसका r है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, s की जगह आप क्या लिखोगे 4πr², तो s की जगह आपने क्या लिख दिया 4πr², 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो आपके पास क्या बचा Q/ε0। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ E dot ds will be Q/ε0 which is Gauss theorem। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्टेन कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, इससे उल्टा। अभी हमने इस एक्सप्रेशन को करना था, तो हमने क्या किया कि हमने कूलम लॉ यूज किया और गॉस लॉ को प्रूव किया। अब ये उल्टा बोल रहा है कि गॉस लॉ को प्रूव करो, कूलम लॉ को प्रूव करो यूजिंग गॉस थ्योरम। तो उसको करने जा रहे हैं हम, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो हमें गॉस लॉ से हमें क्या रिजल्ट मिला, अभी हमने प्रूव किया कि लाइन क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0। अब इसको हम, इस डॉट प्रोडक्ट को हम ब्रेक करेंगे, तो E वेक्टर को हम लिख सकते हैं E वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। इसी तरह से एरिया वेक्टर को भी लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में उसका यूनिट वेक्टर, और बीच में डॉट प्रोडक्ट आ गया इज इक्वल टू Q/ε0। तो E वैसे का वैसे आ गया, यूनिट वेक्टर
उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, दूसरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, तो कॉस क्या आ गया 0, साथ में आ गया ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट फिनिश खत्म हो गया, तो हमारे पास आ गया ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ला सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, क्लोज्ड इंटीग्रल ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds की इंटीग्रेशन होती है s, और s कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे s की जगह हम लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर, तो e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस 4 पाई को आप इधर ले जाओ, ओके, r स्क्वायर को भी इधर ले जाओ, तो आपके पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमने गॉस लॉ को लेके चले, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। हमें उसने बोला कूलम्स लॉ निकालना है, तो कूलम्स लॉ में 2 चार्जेस इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F अपॉन क्यू नॉट। तो F अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। तो इस क्यू नॉट को आप इधर ले जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एक चार्ज, कूलम्स लॉ में 2 चार्जेस होते हैं, एक चार्ज आ गया, दूसरा चार्ज कौन सा, क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर विच इज कूलम्स लॉ। तो यू कैन फाइंड आउट, कूलम्स लॉ से आप इलेक्ट्रिक गॉस लॉ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कूलम लॉ से, गॉस लॉ से आप कूलम लॉ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बोथ एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। मेरे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज है Q। अब मुझे इस लाइन चार्ज के कारण किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, और वो पॉइंट P जो है वो इस लाइन चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस के ऊपर है। मैं क्या करूंगा, एक सरफेस, इमेजिनरी सरफेस लूंगा, उस सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ऐसे ढंग से लूंगा कि वो जो लाइन चार्ज है वो सिलेंड्रिकल सरफेस की एक्सिस हो, और वो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो उस गॉसियन सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हो। द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो पॉइंट P जो है गॉसियन सरफेस के ऊपर आ गया, और जो लाइन चार्ज है वो सिलेंडर की एक्सिस होगा। इस पॉइंट P के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास यहां पे 3 चॉइसेस होंगी, 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। एक सरफेस ये आ गया, एक सरफेस ये आ गया, और एक इसका सिलेंड्रिकल सरफेस। पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ओके, मैं क्या करता हूं कि इस एरिया को मान लेता हूं A, तो इसका छोटा सा पार्ट होगा dA, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और इसका छोटा सा पार्ट होगा dA, और ये एरिया कितना है टोटल S है, इसका छोटा सा पार्ट होगा ds, और इस एरिया की डायरेक्शन को n कैप बताएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को r कैप बताएगा। ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो 3 फ्लक्स यहां पे हमारे लिंक्ड होंगे। तो फर्स्ट फ्लक्स जो होगा वो इस एरिया के कारण होगा, दूसरा फ्लक्स इसके कारण होगा, तीसरा फ्लक्स इसके कारण होगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा लिंक्ड विद ऑल होल सरफेस, दैट इज फाई E डॉट इंटीग्रल E डॉट ds प्लस इंटीग्रल E डॉट dA प्लस इंटीग्रल E डॉट dA। तीनों के कारण, इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण मेरे पास आ गया। पर यहां पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड। तो इस केस में हम इस डायग्राम में ऊपर की तरफ को होगी, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर को, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर को, जबकि ये जो एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन भी ऊपर को होगी।
तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में एंगल 90। यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो यहां पे जब मैंने ये डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया तो E ds cos 0, E dA cos 90, E dA cos 90, cos 90 0, तो दोनों टर्म्स हमारी 0 आ गई। तो फ्लक्स हमारे पास आ गया E इंटीग्रल फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E ds। पर गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई जो होता है वो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और नेक्स्ट इक्वेशन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। गॉस लॉ ने बोला फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन ले लिया, इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो इंटीग्रल ई ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई जो है वो कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ds की इंटीग्रेशन होती है s क्या, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसकी लेंथ कितनी है, l है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एल आ जाएगा। ठीक है, तो s की जगह मैं लिख दूंगा 2 पाई आर एल, तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे, E इज इक्वल टू क्यू, इसको इधर ले जाऊंगा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। बट क्यू अपॉन एल क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो क्यू अपॉन एल की जगह मैं लिख दूंगा लैम्डा, तो मेरे पास आ गया E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर।